हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी तेजस नेटवर्क्स के बारे में। तेजस नेटवर्क्स एक कंपनी जो है वो नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया वो इस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके जो मेजर क्लाइंटल होते हैं ये कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होता है, कोई डिफेंस बेस्ड कंपनी होता है या कोई गवर्नमेंट होता है। तो आज हम देखेंगे कि इस कंपनी में अभी जो हमने एक शेयर में एक बहुत बड़ा उछाल देखा है वो किस रीजन पे देखा है। जब ये लिस्ट हुई थी बैक इन 2017, तो ये लिस्ट हुई थी अराउंड 250 टू 300 के बीच में। वहां से ये जंप किया था, लिया था टिल 400 रुपीज तक, एंड वहां से हमने एक बहुत बड़ा डिप देखा था टू मार्च लोज जो कि 28 रुपए का था। अब हमें ये जो अराउंड 140 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें क्या बदला है और इसमें क्यों इतना बड़ा उछाल हमने देखा है। तो आइए इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। तो आइए नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स किस प्रकार के हैं। इसके फाइनेंशियल्स में ज्यादा बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स से सिर्फ लॉसेस ही दिखा रही है। तो इसके आरओई, आरओसी, पी सारे नेगेटिव में है। तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ 1400 करोड़ का है, तो बहुत छोटी सी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसके ना के बराबर है, 0.6%। आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि एक लॉस मेकिंग कंपनी क्यों डिविडेंड दे रही है। ये इसका सबसे अच्छा बात यही है कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। अगर मैं इसका ईयरली रेवेन्यू पे नजर डालूं तो ये नंबर जो है ये इन क्रोर्स नंबर है। तो यहाँ पे भी मेरे को ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है, बट अगर आप देखेंगे FY20 में जो रेवेन्यू नीचे गिरा है वो अराउंड हाफ से भी कम है। तो एक बहुत बड़ा डिप आया है इनके रेवेन्यू में। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो रेवेन्यू डिप आया वो किस लिए आया। जो रेवेन्यू डिप आया था वो इसलिए आया था क्योंकि ये जो कंपनी है इन्होंने अपने मार्केट शेयर्स बहुत ज्यादा लूज कर लिए थे। जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जैसे सिस्को हो गया, हुवाई हो गया, तो हुवाई ने बहुत ज्यादा इनको परेशान किया था। फिर आपके एरिक्सन हो गया। तो फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ बड़े कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि यही सेक्टर पे काम करते हैं, और उनका जो पकड़ है इंडिया में वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उस कारण से हमने यहाँ पे डिप देखा था। आगे हम देखेंगे कि अभी का परफॉर्मेंस क्या है और अभी हमने यहाँ पे इतनी जो तेजी है वो क्यों देखी है। तो अभी देखते हैं क्वार्टर वाइज इनके रेवेन्यू और पैट किस प्रकार के थे। रेवेन्यू जैसे हमने देखा है कि क्वार्टर टू क्वार्टर ये डिक्लाइनिंग कर रहा है, ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन लास्ट दो क्वार्टर्स में ये जो कंपनी है इन्होंने एक अच्छा नंबर पेश किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर मैं पैट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सितंबर 19 के बाद जो क्वार्टर गया था उसके बाद से हमने वो यहाँ पे लॉसेस बढ़ते हुए देखे हैं। लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने, इस कंपनी ने कोई प्रॉफिट दिखाया नहीं है। बारिंग ये क्वार्टर में इन्होंने एक 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। अगर कुछ और पैरामीटर्स इनकी फाइनेंशियल्स में अगर मैं बात करूं तो इनके जो रिसीवेबल्स हैं यहाँ पे रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहा है, अराउंड 300 करोड़ के आसपास रिसीवेबल्स हैं। मोस्टली ये बीएसएनएल से इनके रिसीवेबल्स बाकी हैं। तो ये तो देखना होगा कि ये कब कब मिलता है इनको गवर्नमेंट से ये पैसा। दूसरा है इनके जो रिजर्व्स हैं, इनके रिजर्व्स में 1/3 का डीग्रोथ हुआ है। तो ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है कि यहाँ पे डीग्रोथ यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो अगर मैं फिनेंशियली देखूं या फंडामेंटली देखूं तो ये कंपनी मेरे को इतना अच्छा फिलहाल तो नहीं लगता है नंबर्स के पर्सपेक्टिव में। ओनली प्लस साइड जो मेरे को दिखता है वो है कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 4 करोड़ का फाइनली एक प्रॉफिट दिखाया था। आइए नजर डालते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप नजर डालेंगे तो इनके जो प्रमोटर के पास है प्रमोटर होल्डिंग ये जीरो है, यानी ये एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनली रन कंपनी होते ही हैं। जैसे एल हो गया, आई थिंक आईसीआईसी बैंक एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। जब कंपनी एक प्रोफेशनली रन कंपनी होती है एंड शेयर होल्डिंग ज्यादातर पब्लिक के पास होता है, तो हमने बहुत बार देखा है कि वो जो ऑपरेटर नामक जीव है उनके लिए वो एक बहुत बड़ा एक आंखों का तारा बन जाता है, और वहां पे फिर ऑपरेटर अपना खेल खेलते रहते हैं, उसको ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस चलते रहता है, एंड वहां पे हम बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखते हैं। एफआईआईज का अगर मैं बात करूं तो अगर मैं दिसंबर 2018 से कंपेयर करूं तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहां पे उन्होंने धीरे धीरे घटाया है। डीआईआईज ने तो बहुत ही ज्यादा एक डिक्रीज किया है। अगर आप सितंबर 2019 पे देखेंगे तो डीआईआईज का के पास 17% का जो शेयर होल्डिंग था, अभी वो 11% के आसपास है। एंड जो आप देख सकते हैं लास्ट एक साल में पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
तो जैसे हमने देखा कि फंडामेंटली तो ये कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं लगती है फिनेंशियली। हमने देखा कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी। रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी बीएसएनएल से। पता नहीं ये राइट ऑफ भी हो सकता है। अ, अगर हम देखें इनके रिजर्व्स में, वहाँ पे हमने डिक्लाइन देखा। डेट फ्री कंपनी तो है, तो दैट इज़ वन पॉजिटिव, लेकिन लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉसेस भी किए हैं। तो आगे आइए देखते हैं कि अभी ऐसा क्या बदला कि ये सडनली यहाँ पे हमने बहुत सारे अपर सर्किट देखे हैं। पहला जो है वो है राइजिंग डेटा यूसेज। तो जब भी डेटा यूसेज बढ़ता है तब इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा होता है, बिकॉज तब ऑप्टिकल फाइबर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाया जाता है, और वो चीज़ ये कंपनी के लिए हमेशा फ़ायदा ही देता है। तो तेजस नेटवर्क्स में यहाँ पे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। इनका जो क्लाइंटेल एक है बीएसएनएल का, बीएसएनएल को 70% ऑफ द इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में तेजस नेटवर्क का डायरेक्टली हाथ होता है। तो वहाँ पे भी उनको यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखने वाला है। दूसरा है 5G भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल ने अभी ऐलान किया था कि वो 5G के अंदर जाने वाले हैं, एज रिलायंस जियो ने भी बोला था। रिलायंस जियो क्वालकॉम के साथ उन्होंने टाई अप किया है, लेकिन जब भारती एयरटेल ने कहा है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे टू ब्रिंग 5G इन इंडिया, तब वो इंडिजिनियसली यानी इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे। और जो ऑप्टिकल फाइबर का और जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स का जो भी ऑर्डर है, ये माना जा रहा है कि तेजस नेटवर्क के पास ही जाएगा। र्यूमर्स हैं कि यहाँ पे दोनों कंपनीज के बीच बातचीत चल रही है। तो अगर यहाँ पे ये डील हो जाती है तो एक अच्छा खासा बड़ा डील मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे तेजस नेटवर्क्स को। तीसरा फैक्टर जो इस कंपनी को हेल्प कर रहा है वो है आत्मनिर्भर भारत का। ये जो गवर्नमेंट का पुश आया है टू यूज इंडियन मेड प्रोडक्ट्स, ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिख रहा है। बीएसएनएल अभी जो 3G से 4G पे अपग्रेड कर रही है, यहाँ पे भी तेजस नेटवर्क को अच्छा खासा डील मिला हुआ है। तो एक और पॉजिटिव जो है वो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। यहाँ पे उनको अच्छा खासा एक बड़ा ऑर्डर बुक मिला हुआ है। इंटरनेशनली भी उनको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं। जो ऑर्डर बुक अभी है अराउंड 550 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। और इन्होंने एक जो लास्ट क्वार्टर में इनको जो ऑर्डर मिला है वो अराउंड 188 करोड़ के आसपास है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर उनका जो क्वार्टर गया है उस ऑर्डर बुक के हिसाब से। इंटरनेशनल मार्केट से भी इनको अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं। मेक्सिको से उनको भी ऑर्डर आया था। अफ्रीका में उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो वहाँ भी उनकी पकड़ अभी मजबूत होती हुई दिख रही है विद चेंजिंग डायनामिक्स, जहाँ पे डेटा अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हर कंट्री में। तो वहाँ पे इनका जो पकड़ है वहाँ पे बहुत मजबूत दिख रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने उनका जो पकड़ है उसे वहाँ भी उनका बहुत अच्छा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गुड R&D स्ट्रेंथ। तो इनका जो R&D कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट्स भी हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी कंपनी को आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, अगर हम टेलीकॉम कंपनीज में या टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम एक बूस्ट देखेंगे जो अभी दिखता हुआ लग रहा है। लास्ट कुछ सालों में जब टेलीकॉम इंडस्ट्री इतना प्रेशर में था, तो तब ये कंपनी को भी इतना ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले थे, बिकॉज इनका जो काम है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रिलेटेड है। लेकिन अभी जैसा चल रहा है, आई थिंक अभी जो 3 कंपनीज अलाइव हैं, आई थिंक वहाँ पे हम अभी और ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं देखेंगे, और वहाँ जो एक इंडस्ट्री है वहाँ पे ये इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये इंडस्ट्री जो टेलीकॉम इंडस्ट्री उसको स्ट्रेंथ मिलेगा तो फिर तेजस नेटवर्क जैसे कंपनी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता हुआ हमें दिख रहा है। लास्ट है एंट्री ऑफ बिग इन्वेस्टर्स सच एज विजय केडिया। अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले विजय केडिया जी ने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अराउंड 5% का शेयर होल्डिंग है उनका, 4 से 5% का। ये एक ट्रिगर पॉइंट बन के आ रहा है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत अपर सर्किट्स भी लगते हुए देखे हैं। अगर मेरी राय पूछें तो मुझे लगता है ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर हैं आप, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। बहुत ही छोटा शेयर ऑफ योर पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव, मॉडरेट या इवन रिस्की लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स में आते हैं, तो फिर आई थिंक दिस इज नॉट अ स्टॉक फॉर यू। बिकॉज एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये होता है कि अगर मुझे नंबर्स उनके बैलेंस शीट में, उनके प्रॉफिट या स्टेटमेंट में नहीं दिख रहे हैं, तो मैं उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो ये था मेरा टेक। ये कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।